नमस्कार दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इसके साथ ही इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। 26 जनवरी 1950 को ही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशन की रचना करना कोई आसान काम नहीं था। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड। My mentor, Gopal Krishna Gokhale, presented to the British government a note on the Constitution in 1914. And the British said, yes, we will accept it after the war. But now they want to make a constitution for us. But you know, a constitution for India should be and can be framed only by Indians. देखिए दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन को लाने के लिए सबसे पहले जरूरत थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी क्या? तो ये बेसिकली एक ग्रुप ऑफ इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स था जो ये डिसाइड करने वाला था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा। अब मैंने यहाँ पे वर्ड इनडायरेक्टली क्यों यूज किया? क्योंकि देखें, जब ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पास किया था, तो उसके तहत हर प्रोविजनल लेवल यानी हर स्टेट लेवल पे इलेक्शंस कंडक्ट कराए जा रहे थे। अब हर स्टेट में एमएलएस रहेंगे, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लोगों ने एमएलएस को इलेक्ट किया था और फिर एमएलएस जो थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया था। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को डायरेक्टली लोगों के द्वारा नहीं लाया गया था, उनको हमारे द्वारा इलेक्ट किए गए लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने इलेक्ट किया था। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स कहा जाता है। हमारे भारत देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में ही फॉर्म हो गई थी, लेकिन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और डेवलपमेंट ऑफिसर की प्रक्रिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्म होने से बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। 1858 से ही इंडिया में अलग अलग एक्ट्स के माध्यम के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के एलिमेंट्स को इंप्लीमेंट करने का प्रयास ब्रिटिश रूलर्स के द्वारा शुरू कर दिया था। इनमें से सबसे पहला एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, दूसरा था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, तीसरा था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, चौथा था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और पांचवा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। लेकिन दोस्तों, इन सारे एक्ट्स को लाने में भारतीयों की कोई भी भूमिका नहीं थी, क्योंकि उनको शामिल तक नहीं किया गया था। दरअसल ये सारे जो एक्ट्स लाए गए थे वो सारे ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट के द्वारा लाए गए थे और उनका भारत के एक अहम उद्देश्य को पूरा करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन दोस्तों, भारतीयों के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को लाने का सबसे पहला प्रयास 1928 में श्री मोतीलाल नेहरू जी के अंडर में किया गया था और इस ड्राफ्ट को हम नेहरू रिपोर्ट या फिर स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। फिर 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का विचार एमएन रॉय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फिर 1935 में एक औपचारिक तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, इसकी मांग आईएनसी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। फिर ये सब देख परख कर ठीक 1935 में ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया और इस एक्ट के तहत अब हर प्रोविजनल लेवल पे इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे। प्रोविजनल लेवल यानी हर स्टेट लेवल पे अब इलेक्शंस किए जाएंगे। इसके बाद 1938 में श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आईएनसी की ओर से घोषित किया कि स्वतंत्र भारत का संविधान एडल्ट सफरेज के आधार पर चुनी गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनाया जाना चाहिए। एडल्ट सफरेज यानी राइट टू वोट विच इज गिवन टू ऑल द पीपल। लेकिन शुरुआत में ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की मांग का पहले खूब विरोध किया, लेकिन फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के डर से और ब्रिटेन में सरकार बदल जाने के डर से आखिरकार 1940 में वो मान ही गए। 8 अगस्त 1940 को वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक ऑगस्ट ऑफर प्रपोजल पास किया। अब इस प्रपोजल के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत से ये वादा किया था कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा, हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर के निर्माण के हेतु भारत में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना करेंगे।
और ब्रिटिशर्स ने अपना वादा पूरा भी किया। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उन्होंने भारत में एक कैबिनेट मिशन प्लान को भेजा और उसी प्लान को नाम दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो दोस्तों, आप अभी सोच रहे होंगे कि ये कैबिनेट मिशन प्लान आखिर में था क्या। तो ये प्लान हमें ये बताता है कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे फॉर्म होंगी। इस प्लान के तहत हर 10 लाख आबादी पर एक सीट दी जाएंगी, यानी ये 1:10 लाख के रेशियो में था। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी प्रोविंस में अगर 1 करोड़ जनसंख्या है, तो हर 1 करोड़ जनसंख्या पर 10 सीटें दी जाएंगी। या फिर किसी प्रोविंस में अगर 50 लाख जनसंख्या है, तो हर 50 लाख जनसंख्या पे 5 सीट दी जाएंगी। ठीक वैसे ही हर 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट। उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुल मिला के 389 मेंबर्स थे, जिसमें कि 292 तो ब्रिटिश प्रोविंस के थे और 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट्स के थे और बचे हुए 4 मेंबर्स चीफ कमिश्नर प्रोविंस के थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए साल 1946 में ब्रिटिश सरकार की 292 सीट्स पर इलेक्शंस कराए गए और उन 292 सीट्स में से आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को कुल मिला के 208 सीट्स पर जीत हासिल मिली और वही मुस्लिम लीग को 73 सीट्स और बाकी बची 11 सीट्स इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को मिली। और इस प्रकार से हमारे भारत देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आखिर में फॉर्म हो गई। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का प्रयास करने वाले सभी राष्ट्रवादियों को था। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक के लिए सभी प्रतिनिधि कॉन्स्टिट्यूशन हॉल पहुंचे। उस वक्त डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन बनाया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सभा में एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नींव बनने वाला था। इस प्रस्ताव को ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ये रिजोल्यूशन बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लक्ष्य और उद्देश्यों के बारे में। नेहरू जी ने कहा था कि हमारा भारत एक फुल्ली सोवरेन रिपब्लिक होगा। ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही डिसाइड करेगा। इन द फॉर्म ऑफ इंडियन यूनियन हमारे देश में ऐसे क्षेत्र शामिल किए जाएंगे जो उस समय ब्रिटिश सरकार के अंडर में थे। इसके साथ ही प्रिंसली स्टेट्स भी शामिल हो सकते हैं जो सोवरेन इंडिया के साथ जुड़ना चाहते। इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सभी मेंबर्स ने 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया था। लेकिन दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन का काम शुरू होने के कुछ समय बाद ही ब्रिटेन में सरकार बदल गई और तब ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली। 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह अनाउंस किया कि ब्रिटिशर्स अपनी सारी पावर्स इंडियन पॉलिटिशियंस को ट्रांसफर कर देंगे और वो इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे। इसके बाद जुलाई 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 को लागू किया और इस एक्ट के तहत अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज अ फुल्ली सोवरेन बॉडी, यानी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूरी आजादी है। ये जैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रकार के मिसमैनेजमेंट से बचने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तरह तरह की कमिटीज थी। उनमें से 8 मेन कमिटीज थी और सबसे मेन कमिटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। इस कमेटी को बाकी कमेटी के प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाने का मेन काम सौंपा गया था। दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी को 29 अगस्त 1947 में बनाया गया था। इस कमेटी के सभा में 7 मेंबर्स थे और इस कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। इस कमेटी ने दोस्तों 6 महीने से भी कम समय में पहला ड्राफ्ट तैयार किया था और इसे फरवरी 1948 में लोगों के सामने प्रकाशित किया और लोगों को तब प्रॉपर टाइम दिया गया, प्रॉपर समय दिया गया ताकि वो इस ड्राफ्ट पर चर्चा कर सके। तब लोगों को लगभग 8 महीने का समय दिया गया था और लोगों के बताए हुए सजेशंस, क्रिटिसिज्म्स और मॉडिफिकेशंस को ध्यान में रखते हुए इस कमेटी ने फिर से अक्टूबर 1948 में कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा ड्राफ्ट लोगों के सामने प्रकाशित किया। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल फॉर्मेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया और आखिरकार इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को 395 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और 22 पार्ट्स में विभाजित किया।
करंटली इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और 25 पार्ट्स है। 2 साल 11 महीने और 18 दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सारे देशवासियों को और खास तौर पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को बेसब्री से इंतजार था। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा उसके लिए धन्यवाद।